हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित यादव आपके बीच उपस्थित हूं एक बार फिर वही उत्तर प्रदेश स्पेशल की श्रृंखला को लेकर। हमारी किताब वीडियो वीपीडीओ के लिए ग्राम पंचायत अधिकारी की जो किताब हमारी छपी थी, उसी श्रृंखला में आपकी समझ को विकसित करने के लिए हमारी ये क्लासेज लगातार चल रही हैं। अभिषेक त्रिपाठी सर लगातार क्लासेज ले रहे हैं। मैं मोहित आपके बीच उपस्थित हूं। उत्तर प्रदेश स्पेशल की श्रृंखला को लेकर हमारी एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है। हमारा उद्देश्य, हमारी संस्था का यह उद्देश्य है कि यदि ग्राम पंचायत अधिकारी की किताब के साथ साथ अगर जो आप हमारे वीडियो लेक्चर को रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। फैक्चुअल जो क्वेश्चन होते हैं परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं फैक्चुअल सवाल, उन सारे सवालों को आप अच्छे से टैकल कर पाएंगे। परीक्षा में अच्छे नंबर आप प्राप्त करेंगे। पहले क्या होता था कि यूपी स्पेशल से सवाल जो होते थे वो लिमिटेड होते थे, 2 सवाल 3 सवाल पूछ लिया गया, परंतु अब ऐसा नहीं है। सिलेबस पैटर्न चेंज होने के बाद, पेट परीक्षा लागू होने के बाद नया पैटर्न आया, तो उस पैटर्न के अनुसार हुआ ये कि एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया कि हर बार परीक्षा से कहां से कितने सवाल पूछे जाएंगे। उन सवालों की श्रृंखला में हुआ ये कि उत्तर प्रदेश स्पेशल को भी ठीक ठाक वेटेज दिया गया। कम से कम 8 से 9 सवाल परीक्षा में उत्तर प्रदेश स्पेशल से आने हैं। उनमें कौन कौन से तथ्य शामिल किए जा सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की भौतिक स्थिति, जलवायु, नदियां, वन्य जीव, उद्योग धंधे, जनजातियां, जनगणना, ठीक, और उत्तर प्रदेश की लोक कलाएं, लोक संस्कृति, लोकगीत, पुस्तकें, महत्वपूर्ण करंट अफेयर जितने चर्चा में रहे हैं पिछले 1 सालों में। तो ये सारे प्रश्न परीक्षा में लगातार पूछे जाते थे, पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी ये क्लास डिजाइन की गई है। इस क्लास का मेन मोटिवेशन यही है कि हम आपको चीजों को समझाएंगे। फैक्चुअल चीजें हमारी इस किताब में लिखी हुई हैं। फैक्चुअल चीजें जितनी हैं हमारी इस किताब में, जो हमारी संस्था के द्वारा किताब निकाली गई है ग्राम पंचायत अधिकारी बीपीओ मुख्य परीक्षा की, इसमें सारी फैक्चुअल चीजें दे रखी हैं। यहाँ पे होगा क्या कि हम आपको चीजों को समझाएंगे, आप उन चीजों को समझ लीजिए, साथ साथ में किताब को पढ़िए, आपको सारी चीजें कंठस्थ हो जाएंगी। परीक्षा में जाइए, ताबड़तोड़ नंबर लेकर आइए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम एक बार जान लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ लिया है उत्तर प्रदेश का जो भौतिक अवसंरचना है, उत्तर प्रदेश की संरचना कैसी है, कौन कौन से जिले हैं, किन राज्यों से सीमा लगती है, कौन कौन से राज्य कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, क्षेत्रीय विस्तार उत्तर प्रदेश का कैसा है, कुल भौतिक जो भौगोलिक किलोमीटर में जितना एरिया है, क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का, उसको हमने जान लिया है। साथ साथ में हमने ये भी जान लिया कि कौन सा ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा लगाता है, कौन सा ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। इन सब चीजों को हमने देख लिया है। इसके साथ साथ हमने भाबर, तराई, मैदानी क्षेत्र, बुंदेलखंडीय मृदा, सारी चीजों को देख लिया है। साथ साथ मैदानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश की जलवायु, उत्तर प्रदेश की जलवायु को कैसे विभाजित किया गया है, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, पश्चिमी विक्षोभ से सबसे ज्यादा वर्षा कैसे होती है, शीत ऋतु में वर्षा कैसे होती है, ग्रीष्म ऋतु में कैसी वर्षा होती है। इन सारी तथ्यों को, इन सारी चीजों को हमने देख लिया है एक साथ। हम अब आगे स्टार्ट करेंगे उत्तर प्रदेश के नदियों से, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर नदियों से, झीलों से, झरनों से, इन सब चीजों से सवाल पूछे जाते हैं। नदियों का टॉपिक जो होता है उसको आप जब भारत का भूगोल पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं भारत के भूगोल में, क्योंकि गंगा यमुना नदी तंत्र जो है ये महत्वपूर्ण नदी तंत्र है। इन सब चीजों के बारे में आप हमेशा जब भारत का भूगोल पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ा ही जाता है। लेकिन हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में नदियों के विषय में पढ़ेंगे। तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए साथ साथ हम वन्य जीव, वनस्पति, इन सब चीजों के बारे में आज की कक्षा में समझने का प्रयास करेंगे। सारी चीजें जो फैक्चुअल चीजें हैं, जो कोर कॉन्सेप्ट है, उसको मैं आपको समझा दूंगा। फैक्चुअल चीजें हमारी किताब में लिखी हुई हैं। आप दोनों को, हमारी किताब को और ये वीडियो लेक्चर को, दोनों को मिला के पढ़िए, आपको भरपूर फायदा होगा। आप परीक्षा में औरों से आगे रहेंगे क्योंकि आपके अंदर समझ भी विकसित हो चुकी है, साथ साथ में आपको फैक्ट भी पता है। ठीक है, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। उत्तर प्रदेश विशेष की ये क्लास है। ठीक, अब देखते हैं नदी तंत्र के बारे में। तो नदियों के बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश की, जैसे आपने, अब देखिए, अब होता क्या है कि आपने नदियों के बारे में जब पढ़ना स्टार्ट किया तो अभी तक जब भारत का भूगोल पढ़ते हैं तो उसमें भारत के संदर्भ में पढ़ते हैं। ठीक, कि भारत के संदर्भ में गंगा नदी, सब मतलब गंगा नदी का लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर है। लेकिन हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश स्पेशल के संदर्भ में पूछेंगे तो उत्तर प्रदेश में गंगा की, मतलब उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी कौन सी है नदी, साथ साथ में जो गंगा नदी है अगर जो सर्वाधिक लंबी है तो उसकी लंबाई कितनी है, इस चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। हमारा जो क्लास है वो उत्तर प्रदेश ओरिएंटेड क्लास है, उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में इस क्लास को दी जा रही है।
गंगा नदी के बारे में देखते हैं। तो गंगा नदी के बारे में आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक। गंगा नदी का उद्गम जो होता है गंगोत्री हिमनद से होता है। ये आपने जान लिया कि गंगोत्री हिमनद के बारे में आपने पढ़ा होगा। फिर उसके बाद में आपने ये भी पढ़ा होगा धौली गंगा विष्णु गंगा जब मिलती है अलकनंदा का निर्माण होता है। भागीरथी नदी जब अलकनंदा से मिलती है तो वहां पे गंगा का निर्माण होता है। गंगा हरिद्वार में मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। ये सारी चीजें आपने अच्छे से भारत की भूगोल में पढ़ रखा है। यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक लंबी नदी, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी गंगा नदी है। इसकी कुल लंबाई 1450 किलोमीटर, आपने देख लिया यहाँ पे 1450 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई उत्तर प्रदेश में है। भारत में 2525 किलोमीटर कितने राज्यों से होकर बहती है ये आप लोगों ने भारत के भूगोल में पढ़ लिया है। यहां हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो 1450 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की कुल लंबाई है। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? अब आप जानते हैं कि यमुना, गंडक, बागमती, कोसी, यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, ये सारी नदियां जितनी हैं ये उत्तर प्रदेश में गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं, ठीक है। अब गंगा नदी, मान लीजिए कि गंगा नदी ऐसे बह रही है, ठीक, गंगा नदी ऐसे बह रही है। तो अब गंगा नदी का जो रास्ता है ना वो ऐसे है, इस तरह जा रहे हैं, ठीक। तो गंगा नदी में उत्तरी किनारे से मिलने वाली नदियां, गंगा नदी में उत्तरी किनारे यानी कि इधर से मिलने वाली नदियां कौन सी हैं और इधर से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि उत्तरी किनारे से मिलने वाली सहायक नदियां रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बागमती, ठीक है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और बागमती ये नदियां उत्तरी किनारे से मिलती हैं। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी गंगा में उत्तरी किनारे से नहीं मिलती है। 3 नदियों का नाम इसमें दे दिया कि रामगंगा, गोमती, घाघरा, और चौथी नदी दे दी बेतवा या चंबल। ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अब याद रखिए कि कौन कौन सी 4 नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां हैं जो उत्तरी किनारे से मिलती हैं? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और बागमती। ये नदियां गंगा नदी में उत्तरी किनारे से आके मिलती हैं। अब उत्तरी से देख लिया तो दक्षिणी किनारे से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? तो दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सहायक नदियां हैं यमुना, टोन्स, सोन इत्यादि नदियां जो हैं ये गंगा में दक्षिणी किनारे से मिलती हैं, ठीक है। गंगा में दक्षिणी किनारे से मिलने वाली नदियां कौन सी हैं? यमुना, टोन्स, सोन। सोन नदी वही है जिसके किनारे उदयन ने, इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि उदयन ने पटना शहर जो बसाया था पाटलिपुत्र, उसको गंगा और सोन के किनारे बसाया था, ठीक है। अब गंगा नदी का उद्गम गोमुख गंगोत्री हिमनद से होता है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि गंगा का उद्गम गोमुख से होता है। इसको भागीरथी कहा जाता है। ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, थोड़ा सा झारखंड, फिर उसके बाद में पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में, बांग्लादेश होते हुए फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर कौन कौन से? अब परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। वन रक्षक परीक्षा हो या फिर आरएफओ की परीक्षा हो, पीसीएस की परीक्षा तक में 2005 में भी यह प्रश्न पूछा गया था कि गंगा नदी के निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे अवस्थित नहीं है, ठीक। तो उसमें 3 नाम ऐसे दे रखे थे जो गंगा के किनारे स्थित थे। एक नाम कौशाम्बी दे रखा था। तो कौशाम्बी यमुना के किनारे है, ना कि गंगा के किनारे। तो गंगा के किनारे स्थित प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? आप याद रखिए कि फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर और गढ़मुक्तेश्वर। ये ऐसे जिले हैं जो गंगा नदी के किनारे स्थित है, प्रमुख नगर हैं, ठीक है। अब गंगा जो कानपुर शहर है, कानपुर शहर वो गंगा नदी के दाहिने किनारे स्थित है। गंगा नदी के दाहिने किनारे, दाहिने किनारे कैसे? मतलब गंगा का प्रवाह ऐसे हो रहा है, ठीक है। गंगा ऐसे जा रही है तो दाहिना किनारा कौन सा हो गया? ये वाला किनारा हो गया, ठीक है। तो गंगा कानपुर जो है, कानपुर शहर जो है वो अवस्थित है आपके गंगा के दाहिने किनारे पर, और वाराणसी जो है वो बाएं किनारे पर स्थित। बायां किनारा जैसे आप इधर ऐसे जा रहे हैं, गंगा ऐसे जा रही है तो इसका दाहिना नीचे वाला हो गया, जो दक्षिणी हिस्सा है वो दाहिना हो गया, और जो ऊपर का हिस्सा हो गया वो मतलब बायां हिस्सा हो गया, ठीक है। तो बाएं किनारे पर अवस्थित है वाराणसी, समझ गए आप? दाहिने किनारे पर कानपुर और बाएं किनारे पर वाराणसी अवस्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं।
अब गंगा नदी तंत्र के बारे में प्रमुख चीजें हमने जान ली जो उत्तर प्रदेश स्पेशल के हिसाब से लिहाज से महत्वपूर्ण है। गंगा नदी के बारे में बहुत सारी चीजें आपने भारत के भूगोल पे जब नदियों का चैप्टर आप पढ़ते हैं, नदी तंत्र पढ़ते हैं, अपवाह तंत्र पढ़ते हैं, अपवाह प्रतिरूप पढ़ते हैं, वहां पे आपने बहुत सी चीजें, बहुत से फैक्ट आपने तैयार कर रखे हैं। उन्हीं फैक्टों में, उन्हीं चीजों में जो हमारा यूपी स्पेशल का फैक्ट है उसको आप एक साथ जोड़ दीजिए तो हमारा यूपी स्पेशल का नदी प्रवाह तंत्र जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसी के बाद देखते हैं दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी उत्तर प्रदेश की कौन सी है? यमुना नदी। यमुना नदी गंगा यमुना सरस्वती का संगम प्रयागराज इलाहाबाद आप सब जानते ही हैं। तो यमुना नदी के बारे में देखते हैं। तो यमुना नदी का उद्गम बंदर पुच्छ के पश्चिमी ढाल पे स्थित यमुनोत्री हिमनद से होता है। गंगोत्री से गंगा, यमुनोत्री से यमुना। ठीक है, यमुना उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर होते हुए प्रयागराज जिले में गंगा से मिल जाती है। ठीक है, आगरा शहर जो है वो यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। अगर जो पूछा जाए, अब ये आपने पढ़ा कि सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर और प्रयागराज। परीक्षा में आता है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर यमुना नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? और ऑप्शन दे देता है मथुरा, आगरा, इटावा, उसके बाद दे देता है झांसी। ठीक है, एक ऑप्शन दे देता है झांसी तो उसमें आपको टिक करना होगा कि झांसी जो है वो यमुना के तट पर अवस्थित नहीं है। बाकी आगरा, मथुरा, इटावा ये तीनों यमुना के तट पर अवस्थित हैं। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, बागपत, ठीक है, ये वही चीजें जो ऊपर लिखी हुई है रिपीट हो गई हैं। तो चंबल नदी यमुना नदी से इटावा के पास मिलती है। अब देखो, जैसे आपने पढ़ा कि रामगंगा, ठीक है, केन, सोन, ये नदियां यमुना गंगा की सहायक थी, तो यमुना की भी कोई सहायक नदी होगी। यमुना तो गंगा की सहायक है, साथ साथ में यमुना की भी सहायक नदियां कुछ हैं। तो वो कौन कौन सी नदियां? जैसे चंबल, बेतवा, ठीक है, केन, ये सब नदियां यमुना की सहायक नदी है। तो उसमें देखते हैं कि इनका मिलन बिंदु कहां है। परीक्षा में, अक्सर परीक्षा में इन सब सवालों से पूछा जा सकता है। वन रक्षक परीक्षा में हो, चाहे वो पुराने जब आप पेपर देखेंगे यूपी के, उनमें ये चीजें पूछी गई हैं कि चंबल नदी यमुना से कहां मिलती है। 4 ऑप्शन दे रखता है, तो उन ऑप्शन में आपको टिक करना होगा। तो चंबल नदी यमुना से इटावा के पास मिलती है। कहां पे मिलती है चंबल नदी? चंबल नदी यमुना से इटावा के पास मिलती है। ठीक है, अब देखिए बेतवा यमुना से हमीरपुर के पास मिलती है। बेतवा कहां मिलती है? तो बेतवा यमुना से हमीरपुर के पास मिलती है। कहां पे? हमीरपुर। चंबल कहां पे मिलती है? इटावा के पास मिलती है। बेतवा कहां पे मिलती है? हमीरपुर के पास मिलती है। ठीक है, और उसके बाद देखिए बांदा में भोजहा के निकट, बांदा में एक स्थल है भोजहा, ठीक है, तो भोजहा के निकट केन नदी, जो केन नदी है ना, वो यमुना से मिलती है। तो पता चल गया कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। एक तो हो गया चंबल, ठीक है, दूसरी नदी हो गई बेतवा, तीसरी नदी हो गई केन। तो केन, बेतवा, चंबल ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? ये सब यमुना की सहायक नदियां। परीक्षा में पूछा जाए आपसे कि सोन, केन, बेतवा, चंबल में कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो आपको टिक करना होगा कि जो सोन नदी है वो यमुना की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब रामगंगा नदी के बारे में देखते हैं। जैसे हमने मुख्य नदियां जो थी उनके बारे में देख लिया। अब मुख्य नदियों के बारे में जानने के बाद में जो छोटी छोटी नदियां हैं और उनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है उनको जानना बहुत जरूरी है। तो रामगंगा नदी जो है इसका उद्गम हिमालय के दूध टोली श्रेणी से, जो पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है, वहां से होता है। ये वही रामगंगा नदी है जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से जो नदी बहती है, रामगंगा नदी बहती है। ये गंगा की सहायक नदी है। साथ साथ में इसके बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट और जान लीजिए कि कहा जाता है कि रामगंगा नदी से सोने के कण निकाले जाते हैं। मतलब बालू जो होता है रामगंगा नदी का, उसमें सोने के कण पाए जाते हैं। ठीक है, कौन से परीक्षा में पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बीच से बहती है, तो उसका नाम है रामगंगा नदी। ये यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है रामगंगा नदी के बारे में। शारदा नदी के बारे में देखते हैं। शारदा नदी का उद्गम कुमाऊं हिमालय मिलाम ग्लेशियर से होता है। प्रारंभ में इसे काली गंगा या गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। जो शारदा नदी है इसका उद्गम जो होता है वो कुमाऊं के मिलाम ग्लेशियर से होता है। इसे गौरी गंगा या काली गंगा के नाम से जाना जाता है। अगर जो परीक्षा में पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गौरी गंगा या काली गंगा के नाम से जाना जाता है, तो आपको टिक करना होगा कि शारदा नदी को गौरी गंगा या काली गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शारदा नदी पीलीभीत एवं नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण करती है। कौन सी ऐसी नदी है जो
उत्तर प्रदेश और नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण करती है, तो उसमें आपको टिक करना होगा शारदा नदी। ठीक है, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है नेपाल की उत्तर प्रदेश के साथ। ठीक है, तो पीलीभीत और नेपाल के बीच जो सीमा निर्धारण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो पीलीभीत और नेपाल के बीच सीमा निर्धारण शारदा नदी के द्वारा किया जाता है। शारदा और घाघरा नदी का संगम बहराम घाट के निकट होता है। परीक्षा में पूछा जाए कि शारदा और घाघरा नदी घाघरा नदी में मिल जाती है, घाघरा आगे चल के गंगा में मिल जाएगी, तो शारदा नदी घाघरा नदी से कहां मिलती है? तो शारदा नदी और घाघरा नदी का जो संगम होता है वो बहराम घाट पे होता है। कहां पे होता है? बहराम घाट पे होता है। ठीक है, रामगंगा के बारे में आपने जान लिया, शारदा के बारे में जान लिया कि शारदा नदी जो है वो भारत और उत्तर प्रदेश और नेपाल के बीच पीलीभीत में सीमा का निर्धारण करती है। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट क्या हो गया? रामगंगा के बारे में सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट क्या हो गया? ये कहां से निकलता है? तो दूध टिलीस रेडी से निकलता है। साथ साथ में रामगंगा नदी के बारे में मैंने आपको बताया कि ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से बहता है और इसके जो बालू होती हैं, जो रामगंगा नदी का बालू है, उससे सोने को अलग किया जाता है, सोने के कण पाए जाते हैं उसमें। घाघरा नदी के बारे में देख लेते हैं। तो घाघरा नदी का उद्गम मापचोंगुंग, ठीक, हिमनद से, तिब्बत से होता है। मतलब घाघरा नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है? ये तिब्बत से होता है। घाघरा नदी का उद्गम तिब्बत से होता है, तिब्बत की पठार से घाघरा नदी निकलती है। साथ साथ में घाघरा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो करनाली, ठीक है, करनाली नदी, सिख, टीला, सेठी, बेरी, राप्ती। राप्ती नदी देखिए सबसे महत्वपूर्ण नदी इसमें। राप्ती किसकी सहायक नदी है? तो राप्ती अगर जो पूछा जाए किसकी सहायक नदी है तो वो घाघरा, ये राप्ती वही राप्ती है जिसके किनारे गोरखपुर शहर अवस्थित है। ठीक है, ठीक, छोटी गंडक जो है वो भी घाघरा की सहायक नदी है। राप्ती नदी के बारे में देख लीजिए, ये सारे फैक्ट, सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं, यहां जो चीजें लिखी हुई हैं मैं पॉइंट इसलिए वहां पे पॉइंट आउट कर रहा हूं क्योंकि ये चीजें परीक्षा में पूछी गई हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें यहां पे लिखी है। इनमें सारी चीजें जो लिखी गई हैं वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे गए सवाल है, चाहे वो यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे वो यूपी SSS की परीक्षा हो, वन रक्षक की परीक्षा हो, यूपी पुलिस की परीक्षा हो। सारी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए उनका संकलन करते हुए एक नए दृष्टिकोण से प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। सारे फैक्ट जो है वो हमारी किताब में भी है, लेकिन समझने के लिए मैं यहां पे पॉइंट आउट करके आपको बता रहा हूं जिससे आप चीजों को अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ पाए। ठीक है, राप्ती नदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम जो है वो रुकमकोट से होता है। कहां से होता है? नेपाल के रुकमकोट से इसका उद्गम होता है। राप्ती और घाघरा नदियों का संगम देवरिया के बरहज नामक स्थान पर होता है। राप्ती और घाघरा का संगम कहां पे होता है? देवरिया के बरहज नामक स्थान पर राप्ती और घाघरा का संगम होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे है कि चंबल नदी। तो चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के जाना पांव पहाड़ी महू में स्थित जाना पांव पहाड़ी से चंबल का उद्गम होता है। अब चंबल नदी महत्वपूर्ण क्यों है? परीक्षा में चंबल नदी से क्या पूछा जाता है? एक तो अवनालिका अपर्दन के लिए ये विख्यात है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इस पे कुछ प्रमुख बांध है, बांधों के विषय में सवाल पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित बांध किस नदी पर अवस्थित है, इससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वजह से चंबल महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चंबल नदी पर कौन कौन से प्रमुख बांध हैं जो आपकी परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं, उनसे सवाल हमेशा आते रहेंगे। तो वो कौन से हैं? तो चंबल नदी पर कौन सा प्रमुख बांध है? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। ये तीन बांध किस नदी पर अवस्थित है? चंबल नदी पर अवस्थित है। चंबल नदी पर ये बांध बनाए गए हैं। कौन कौन से? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। राणा प्रताप को याद कर लीजिए, गांधी जी को याद कर लीजिए, जवाहरलाल नेहरू को याद कर लीजिए। ठीक है, इन तीनों को याद कर लीजिए। चंबल नदी पर ये तीनों बांध अवस्थित हैं। अब चंबल नदी यमुना की सहायक मैंने पहले आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये कहां पे मिलती है यमुना से? तो चंबल नदी यमुना से इटावा डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। ठीक है, वही इटावा जहां पे लायन सफारी स्थित है। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, लायन सफारी के बारे में। बेतवा नदी के बारे में देखते हैं। तो बेतवा नदी का उद्गम कुमरा गांव, रायसेन जिला, मध्य प्रदेश से होता है। बेतवा का उद्गम अगर जो परीक्षा में पूछा जाए कि बेतवा का उद्गम कहां से होता है,
निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश से नहीं होता है। उसमें अगर जो ऑप्शन दिया जाए कि अगर जो परीक्षा में पूछा है निम्नलिखित में से किस जिले का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, ऑप्शन दे दे आपको रामगंगा, छोटी गंडक और राप्ती, फिर उसके बाद बेतवा, तो आप वहां पे क्या टिक करेंगे? आपको टिक करना होगा बेतवा, क्योंकि मध्य प्रदेश से उद्गम इसका होता है। ठीक है, तो बेतवा नदी का उद्गम कुमरागांव, रायसेन जिला, मध्य प्रदेश से होता है। यह नदी हमीरपुर के पास यमुना नदी से मिल जाती है। बेतवा के बारे में मैंने पहले ही बताया कि बेतवा किसकी सहायक नदी है? बेतवा यमुना की सहायक नदी है। यह नदी हमीरपुर के समीप यमुना नदी से मिल जाती है। ठीक है, अब बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध देख लीजिए, याद रखिए, बांधों से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है हमेशा कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध जो है वो किस नदी पर अवस्थित है। इनसे प्रश्न हमेशा पूछे गए हैं। यूपी SSS का ये फेवरेट क्वेश्चन रहता है और ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसको आपको याद करना होगा। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर बांध कहां स्थित है? चंबल पर स्थित है। बेतवा पे कौन सा है? राजघाट बांध स्थित है। इसी को रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से भी जाना जाता है। जो उसका जलाशय है उसको रानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से जाना जाता है। जो बेतवा नदी पर स्थित है बांध, उसका क्या नाम है? राजघाट बांध। ठीक है, राजघाट बांध इसका नाम है, बेतवा नदी पर अवस्थित है। इसका जो जलाशय है, जैसे आप कहीं बांध बनाए, अब जैसे ये नदी बह रही है, नदी पे आपने यहाँ पे बांध बना दिया, तो बांध बनाने के बाद तो यहाँ नदी का जो फ्लो है आगे वो तो धीरे धीरे हो गया, लेकिन पीछे यहाँ पे बड़ा सा जलाशय का निर्माण हो जाता है। तो ये जो पीछे जलाशय है ना, इस जलाशय को क्या कहा जाता है? इस जलाशय को कहा जाता है रानी लक्ष्मीबाई सागर। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई सागर कहा जाता है। तो हमने चंबल के बारे में देख लिया, बेतवा के बारे में देख लिया, शारदा के बारे में देख लिया, रामगंगा के बारे में देख लिया, गंगा के बारे में देख लिया, यमुना के बारे में देख लिया। ठीक है, इन नदियों के बारे में हमने देख लिया है। आगे देखते हैं, प्रमुख नदी आती है केन। अब केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ियों से होता है। ठीक है, इसे कर्णावती उपनाम से भी जाना जाता है, जो केन नदी है। ठीक है, केन नदी के बारे में परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम कर्णावती था। यह परीक्षा में पूछा गया सवाल है। तो परीक्षा में जो सवाल पूछे जाते हैं यहाँ पे वही चीजें महत्वपूर्ण दी हुई हैं, और मैं इसी वजह से पॉइंट आउट करके पॉइंट्स के फॉर्मेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपके सामने लेके उपस्थित हुआ हूं कि इन फैक्टों को आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर रहेगा। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए इस वीडियो लेक्चर को साथ साथ में अपनी जो किताब छपी है हमारी संस्था की ओर से, उस संस्था की किताब को, वीडियो लेक्चर को, दोनों को साथ में लेके पढ़िए। आपको भी आनंद आएगा, आप भी खुश, आपको मजा आएगा, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो एकदम पीक पर रहेगा। परीक्षा में आपको घबराहट नहीं होगी। ठीक है, याद रखिए। तो केन नदी का पुराना नाम है कर्णावती। कर्णावती किसका प्राचीन नाम है? तो कर्णावती केन नदी का प्राचीन नाम है। सोन नदी के बारे में देखते हैं। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा जहां से निकलती है ना, नर्मदा जहां से नर्मदा का उद्गम होता है, वहीं से सोन नदी का उद्गम होता है। तो सोन नदी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिले से, सोनभद्र के बारे में मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश का जो मैप अगर जो आप ऐसे बनाओ, ठीक, ये मैंने एक छोटा सा उत्तर प्रदेश का काल्पनिक मैप बना दिया। यहां पे स्थित है सोनभद्र। ठीक है, ये क्या है? ये है सोनभद्र। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। क्यों महत्वपूर्ण है? ये 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, साथ साथ उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला, आप ये पता होगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि शामली यहां पे अवस्थित है, यहां पे सहारनपुर अवस्थित है, यहां पे बलिया अवस्थित है, यहां पे सोनभद्र अवस्थित है। तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, जो सहारनपुर है सबसे उत्तरी जिला है, सबसे पूर्वी जिला बलिया है, और सबसे पश्चिमी जिला शामली है। तो सोनभद्र और मिर्जापुर से, मिर्जापुर यहां पे अवस्थित है, तो ये नदी ऐसे बहती है। ठीक है, सोन नदी इस प्रकार बहती है। यहां मिर्जापुर अवस्थित है सोनभद्र के जस्ट बगल। तो ऐसे ये नदी जाते हुए बिहार में पटना के समीप, पटना से कुछ दूरी पर पहले ही, जिसको पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है, वहां पे गंगा नदी से मिल जाती है। तो जो सोन नदी है
सोन किसकी सहायक नदी है, इसको मैंने पहले ही आपको बता दिया कि सोन जो है वो गंगा की सहायक नदी है, गंगा से मिल जाती है। सोन नदी के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ये भी जानिए कि सोन नदी वही नदी है जिसके किनारे उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि पाटलिपुत्र नगर किस नदी के संगम पे अवस्थित है, तो गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर अवस्थित है। अब देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण नदी है गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से, कहां से होता है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से होता है। ठीक है, इसमें एक झील अवस्थित है फुलहर झील, जिसको गोमल ताल झील भी कहते हैं। फुलहर झील के बारे में आपने सुना होगा। फुलहर झील, ये प्रश्न हमेशा आया। मैं एक चीज बताऊं, सबसे ज्यादा प्रश्न अगर जो कहीं से पूछा जा सकता है ना, तो ये वाली गोमती नदी के बारे में पूछा जा सकता है कि गोमती नदी का उद्गम कहां से होता है, फुलहर झील। पता नहीं कितनी बार आपसे परीक्षा में पूछा जा चुका है फुलहर झील के बारे में। तो कहां से होता है गोमती का उद्गम, फुलहर झील से होता है। ठीक, अब इसके किनारे, अब गोमती नदी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है, इसके किनारे उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शहर स्थित हैं। कौन कौन से शहर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर। गोमती नदी के किनारे स्थित है जौनपुर शहर, सुल्तानपुर और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी किस नदी के किनारे अवस्थित है, वो अवस्थित है गोमती नदी के किनारे। ठीक है, गोमती नदी के किनारे अवस्थित है। तो हमने अब तक कौन कौन सी नदियां पढ़ ली, गंगा पढ़ लिया, यमुना पढ़ लिया, केन, बेतवा, चंबल, रामगंगा, घाघरा, केन, सोन, गोमती, इन सारी नदियों के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में प्रमुख आर्द्र भूमियों से अक्सर सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्द्र भूमि क्षेत्र या कौन सा आर्द्र भूमि किस जिले में अवस्थित है। तो इसको याद रखने के लिए एक यहां पे टेबल दे रखी है। ठीक है, इस टेबल को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आपकी परीक्षा में आर्द्र भूमियों से सवाल आने ही आने हैं, क्योंकि ये सबसे हॉट टॉपिक रहते हैं। आर्द्र भूमि नदियों के बाद अगर जो सबसे ज्यादा सवाल बनने की संभावना किसी से होती है तो यहां से होती है। साथ साथ में ये पूछा कैसे जाएगा परीक्षा में, पता नहीं कितनी बार बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में पूछा जा चुका है, सुर सरोवर के बारे में पूछा जा चुका है, पार्वती अर्गा जो गोंडा में अवस्थित इसके बारे में पूछा जा चुका है, समन के बारे में पूछा जा सकता है। पता नहीं कितनी बार पूछे गए हैं। यूपी 888 की परीक्षा हो, चाहे वो यूपी पीसीएस की हो, आरएफओ हो, एसीएस हो, किसी की परीक्षा हो, उसमें ये सारे टॉपिक जो है, पक्षी बिहार जो है इसमें है क्या। अब देखो, एक तो ये आर्द्र भूमि भी है, साथ साथ में ये पक्षी बिहार वन्यजीव अभ्यारण्य इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस वजह से यहां से सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश का जो पहला आर्द्र भूमि था, वो पहला आर्द्र भूमि उत्तर प्रदेश का कौन सा था, तो उत्तर प्रदेश का पहला जो आर्द्र भूमि बना था वो ब्रिज घाट से नरौरा। ठीक है, 2005 में ब्रिज घाट से नरौरा ये उत्तर प्रदेश का पहला आर्द्र भूमि था। ठीक है, जिसको 2005 में डिक्लेयर किया गया था। अब देखते हैं हमारा कुछ आर्द्र भूमि, 10 आर्द्र भूमि उत्तर प्रदेश में अवस्थित है वर्तमान समय में। कौन कौन से कहां कहां पे अवस्थित है, आपको सन याद करने की जरूरत नहीं है कि किस दिन घोषित किया गया, किस सन में घोषित किया गया। आपको सिर्फ ये याद करना है कि कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य या कौन सा आर्द्र भूमि स्थल किस जिले में अवस्थित है। यही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है अवस्थित है वो कहां पे है, संत कबीर नगर में स्थित है। ठीक है, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पे स्थित है, संत कबीर नगर जिले में अवस्थित है। साथ साथ में हैदरपुर, जो हैदरपुर आर्द्र भूमि है, हैदरपुर आर्द्र भूमि मुजफ्फरपुर और बिजनौर के बीच में फैला हुआ है हैदरपुर वेटलैंड। ठीक है, सुर सरोवर कहां पे अवस्थित है, सुर सरोवर आगरा, पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार गोंडा में अवस्थित है। समन आप याद रखना, मन से मैनपुरी, तो समन मैनपुरी। समस्तपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में अवस्थित है। सांडी पश्चिम बिहार हरदोई, सांडी पश्चिम बिहार कम से कम परीक्षा में 4 बार पूछे जा चुके हैं सांडी पश्चिम बिहार के बारे में। ये क्लास महत्वपूर्ण इसलिए है कि आप देखिए इसमें सारे क्लासेस में जितने क्वेश्चन बताए गए हैं सब परीक्षा में पूछे गए। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा तो आपको लग रहा होगा कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो इधर उधर की चीजें नहीं पढ़ा रहे हैं, सर जो पढ़ा रहे हैं वही चीजें पढ़ा रहे हैं जो परीक्षा में डायरेक्ट या इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसी वजह से मैं कहता हूं कि हमारी संस्था जो वीडियो क्लासेस लेकर आई है वो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के साथ साथ आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए ये संस्था हमारी वीडियो क्लासेस लेकर आई है। इसी चीज को हम कंटिन्यू करेंगे, सारी चीजों को। देखिए, नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव में अवस्थित है और सरसई मतलब सर पे ईंट मार दिया, ऐसा आप याद रख सकते हो कि सर पे ईंट मार दिया। तो सर पे ईंट मतलब इटावा और सर पे
मतलब सरसई, तो सरसई नवार कहां पे अवस्थित है? इटावा में अवस्थित है। इस तरह हमारे 10 जो आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के जो सबसे महत्वपूर्ण है उनको हमने देख लिया। वखीरा वन्यजीव अभयारण्य, संत कबीर नगर हैदरपुर, मुजफ्फरनगर, सुर सरोवर आगरा, पार्वती यरगा गोंडा, समन, मैनपुरी, समस्तपुर, रायबरेली, सांडी, हरदोई, नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव, सरसई नवार इटावा। ठीक, और जो पहला था कौन सा था? उत्तर प्रदेश का पहला आर्द्र भूमि क्षेत्र वो था ऊपरी गंगा नहर, जिसको ऊपरी गंगा नहर ब्रिजघाट से नरौरा के बीच में अवस्थित था। इसको सबसे पहला 2005 में घोषित किया गया था। आर्द्र भूमियों के बारे में भी हमने देख लिया, हमने नदियों के बारे में देख लिया, सहायक नदियों के बारे में, किस नदी के किनारे कौन सा शहर अवस्थित है इसको हमने जान लिया। अब हम देखते हैं, यहां पे हमने आर्द्र भूमि की चर्चा कर ली। अगला टॉपिक हमारा आ जाता है उत्तर प्रदेश के वन और प्राकृतिक वनस्पतियां। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। अक्सर यहां से जो नई फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है उनसे सवाल पूछे जाते हैं, तो सारी चीजों को हम लोगों ने कंपाइल करके यहां पे दे रखा है। उन्हीं चीजों को जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से और जो परीक्षा में अक्सर पूछे जा सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है कि जो उत्तर प्रदेश वन प्राकृतिक वनस्पतियां हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति कब आई थी। तो उत्तर प्रदेश की पहली वन नीति, सबसे पहला सवाल यही है, परीक्षा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये सवाल पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश की पहली वन नीति कब आई थी। तो उत्तर प्रदेश की पहली वन नीति जो आई थी वो 1952 में आई थी। पहली वन नीति के बारे में पूछा जा सकता है कब आई थी, तो 1952 में आई थी। उत्तर प्रदेश की वर्तमान जो वन नीति है, ठीक है, वर्तमान वन नीति के स्थान पर नई वन नीति, वर्तमान वन नीति जो थी 1998, जो दूसरी वन नीति थी वो पहली आई थी 1952 में, दूसरी आई थी 1998 में। ठीक है, तो जो 1998 वाली वन नीति थी उसको प्रतिस्थापित करके राज्य वन नीति 2017 लागू की गई। ठीक है, जो 1998 वाली वन नीति थी उसके स्थान पर जो दूसरी वन नीति जिसको कहा जाता है उसके स्थान पर राज्य वन नीति 2017 को लागू किया गया। ठीक है, अब उसके साथ साथ में आप एक चीज ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में वन निगम की स्थापना, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखिए आपके सामने यहीं पे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई थी। ये परीक्षा में पूछा गया है, मुझे लगता है आई थिंक ये सवाल पूछा गया था आरएफओ की परीक्षा में। ठीक है, एसीएफ आरएफओ की परीक्षा में यह सवाल पूछा गया है कि 25 नवंबर 1974 को स्थापित हुआ था उत्तर प्रदेश वन निगम। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित हुआ, तो उसमें ऑप्शन तो दे रखा था, दिन तो यही दे रखा था ऑप्शन में 75, 76, 78, 74। तो 74 में कब स्थापित किया गया था? 25 नवंबर 1974 को स्थापित किया गया था। आरएफओ की परीक्षा में यह सवाल पूछा गया है। ठीक है, अब इसको याद रखिएगा, ये आपके बहुत काम की चीजें हैं। इसमें जितनी भी चीजें दे रखी हैं कि पहली वन नीति कब, दूसरी वन नीति कब, नई वन नीति कौन सी है और वन निगम की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, इन प्रश्नों को आपने देख लिया, समझ लिया। आगे देखते हैं, अब वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, जो भारत का फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फॉरेस्ट रिपोर्ट कब आई? फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के आधार पर हम चीजों को यहाँ पे चर्चा करेंगे। जो 2021 का फॉरेस्ट रिपोर्ट आया था उसके अनुसार, अब भारत के संदर्भ में यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, क्योंकि हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कुल अभिलिखित जो वन क्षेत्र है वो कितना है? तो कुल अभिलिखित वन क्षेत्र 17,384 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 7.22%। ये परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चीज लिखी हुई है कि जो कुल वन क्षेत्र है, कुल भौगोलिक क्षेत्र का, उत्तर प्रदेश में जो कुल वन क्षेत्र पाए जाते हैं वो उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है? आपको टिक करना होगा 7.22%। इसके पहले जो वन रिपोर्ट आई थी, वन रिपोर्ट हर 2 साल पे आती है। ठीक है, तो ये 2021 का था, तो 2019 वाला, 2017 वाला जब रिपोर्ट आया था तो 2017 के रिपोर्ट के अनुसार 6.something% था। तो उसमें परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो वन क्षेत्र, मतलब उत्तर प्रदेश में कुल वन क्षेत्र, प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? उसमें शायद पूछा गया था, ये यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछा गया था, तो उसमें था कि 6 वन क्षेत्र है। ठीक है, जो ये वनावरण आप देख रहे हैं, वनावरण, कुल वनावरण कितना है? तो इसमें अति सघन वन, मध्यम सघन वन, सघन वन के क्षेत्र में डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसमें आप देखिए कि जो कुल जो क्षेत्र है, जो इतना मतलब परसेंटेज जो आपका दे रखा है, ये वाला वनावरण, कुल वनावरण का 14,817 वर्ग किलोमीटर। इसमें जो सबसे घने, सबसे डेंस फॉरेस्ट है वो कितना है? वो है
2626 वर्ग किलोमीटर, 2626 वर्ग किलोमीटर, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो यहां पे 6% दे रखा है ना, 6.15%, उसका 1.9% हिस्सा कवर करता है, 1.9% हिस्सा। साथ साथ में 4229 वर्ग किलोमीटर मध्यम सघन वन, ठीक, और उसके बाद में 8061 किलोमीटर खुले वन, मतलब जो एक होता है जो एकदम डेंस फॉरेस्ट होता है, अति सघन वन, जहां एकदम जंगल, उसको अति सघन वन की श्रेणी में रखा गया। एक जो उससे हल्का सा खुला हुआ है उसको मध्यम सघन वन की श्रेणी में रखा गया। और तीसरा जो एकदम खुला वन है कि जहां आराम से मानवीय क्रियाएं हो सकती हैं, आ जा सकते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जहां पे लोगों को जाने में डर लगता है, उसको मान लीजिए कि वो है अति सघन वन। एक ऐसा क्षेत्र जहां दिन दोपहर चले जा सकते हैं, उसको मान लीजिए मध्यम सघन वन की तरह है। और एक ऐसा क्षेत्र जहां दिन रात आना जाना, जंगल के बीच से रास्ता जाता है, लोग आ जा रहे हैं, तो उसको खुले वन की श्रेणी में रख दिया गया। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो वन क्षेत्र पाए जाते हैं वो किसका है? वो खुले वन का है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वन खुले वन का क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है, इसको आपने देख लिया। आगे देखते हैं कि ISFR 2019 के संशोधित आंकड़ों की तुलना में राज्य में वनावरण में 12.24 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। मैंने बताया ना कि हर 2 साल पे रिपोर्ट आती है। अब 2 साल पे रिपोर्ट आती है तो हम 2021 की रिपोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो 2021 के पहले रिपोर्ट कब आई होगी? 2019 में आई रही होगी। तो 2019 की रिपोर्ट के अनुसार जो ISFR का जो 2019 का रिपोर्ट था, उसके अनुसार जो भारत में वनावरण जो कुल परसेंटेज था ना, कुल वनावरण के परसेंटेज में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई 2 सालों में? तो 2 सालों में वृद्धि हो गई 12.24 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हो गया, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.8% है। वृक्षावरण, वनावरण और वृक्षावरण में डिफरेंस होता है। तो वृक्षावरण भारत उत्तर प्रदेश में कितना है? 3.8%। कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7421 किलोमीटर। वृक्षावरण उत्तर प्रदेश में कितना? 7421 किलोमीटर कुल वना मतलब वृक्षावरण है। वनावरण के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। वनावरण यहां पे देख लीजिए कितना है, 17,384 किलोमीटर, ठीक है। अब झाड़ियां कितनी है? झाड़ियां 563 वर्ग किलोमीटर, ठीक, 563.38। तो 3 आप 563 याद कर लेंगे तो 38 याद करने में आपको आसानी होगी। इतना, यानी कि कुल परसेंटेज कितना? कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.23% कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश में झाड़ियां पाई जाती हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्या है? अब परीक्षा की दृष्टि से देखिए, ये सारे फैक्ट तो मैंने आपको बता दिए कि जो 2021 की रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार, लेकिन इसमें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण फैक्ट कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं। इसमें आपको याद रखना होगा कि कुल वृक्षावरण कितना हुआ है, कुल वृक्षावरण कितना है, ठीक है, आपको ये फैक्ट याद रखना है। पहला फैक्ट, आपको सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट जो इसमें है वो कितने की वृद्धि हुई है, कितने किलोमीटर की वृद्धि हो गई है? तो 12.24% की वृद्धि हो गई है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे आते हैं वनों के प्रकार। अब उत्तर प्रदेश में वनों के 3 प्रकार पाए जाते हैं। कौन कौन से? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियां। झाड़ियां कहां पाई जाएंगी? बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वो कटीली झाड़ियां वहां पे पाई जाती हैं, ठीक है। तो याद रखना आपको। अब आर्द्र वन कहां पे पाए जाएंगे? जहां पे हमेशा बरसात होती रहती है। तो बरसात कहां पे होती है? जो हिमालय का तराई क्षेत्र है, पर्वतपादीय क्षेत्र है, तराई क्षेत्र, वहां पे बरसात ठीक ठाक होती है। और बरसात मतलब बरसात की ठीक ठाक मात्रा पाई जाती है, साथ साथ में पानी की भी ठीक ठाक मात्रा पाई जाती है। तो वहां उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का वहां पे क्षेत्र पाया जाता है। शुष्क पर्णपाती वन का क्षेत्र जो आपका है पूर्वी क्षेत्रों में पाया जाता है। अब उत्तर प्रदेश में आर्द्र पर्णपाती वन तराई एवं भाबर क्षेत्र में, मैंने बताया ना कि तराई एवं भाबर क्षेत्र जो है वहां पे पाई जाती। तराई और भाबर का क्षेत्र क्या मैंने आपको बताया था ना उस दिन मैप। अब मैप देखिए आप, मैं आपके लिए मैप तुरंत बना भी देता हूं, मैप लगाने की जरूरत नहीं है। एक काल्पनिक मैप लगभग यूपी के जैसा, ठीक। अब मान लीजिए कि ये आपका उत्तर प्रदेश है। मैंने बताया था कि ये क्षेत्र जो है ऊपर का, ये क्षेत्र, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, ये क्षेत्र ऊपर का जो है, ठीक, ये क्षेत्र हो गया भाबर का क्षेत्र, जहां बड़े बड़े कंकड़ पत्थर ऊपर से, मैंने आपको उस दिन बताया था ना कि हिमालयी ढाल से, पहाड़ी ढाल से अगर जो पत्थर गिरते हैं नदियों के सहारे तो बड़े बड़े पत्थर ऊपर जमा हो जाते हैं, नीचे जो बालू के पत्थर वो नीचे होते हैं, ठीक।
तो इसमें जो बड़े बड़े पत्थर है वो ऊपर जमा होते हैं, इस वजह से इसको भाबर कहा जाता है। तराई का क्षेत्र जो होता है दलदली क्षेत्र होता है, ठीक है। इस क्षेत्र के बारे में मैंने आपको बता दिया था। बीच का क्षेत्र जो तो गंगा का मैदान, और इधर का क्षेत्र जो बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र होता है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो याद रखिए, अब यहाँ पे कटीली झाड़ियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। आर्द्र जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है वो इन क्षेत्रों में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन इन क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन तराई और भाबर के क्षेत्रों में पाया जाता है। आर्द्र पर्णपाती वनों में साल, बेर, गूलर, पलास, महुआ। पलास उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष, पलास पुष्प, ठीक। महुआ, सेमल, आंवला, जामुन, बांस इत्यादि। अब फलों को, वृक्षों को याद रखने की आवश्यकता आपको नहीं है, ये इतना महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है, लेकिन आप अगर जो इतना जाने रहे कि पूछ ले परीक्षा में कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्द्र पर्णपाती वन है, तो आप एक बार याद रखे रहेंगे तो आपके लिए सुविधा होगी। भाबर, तराई, मध्य गंगा का मैदान, बुंदेलखंड के बारे में आपने जान लिया, मैंने मैप से आपको बता दिया, ठीक है। शुष्क पर्णपाती वन पूर्व, मध्य और पश्चिम के मैदानी क्षेत्रों में होता है ना, बीच का जो मैदानी क्षेत्र है उसमें पाए जाते हैं शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वनों में नीम, पीपल, शीशम, जामुन, अल्तमास, बेल इत्यादि, अंजीर, इनके बारे में बस आप जाने रहिए, पढ़ लीजिए इसको। परीक्षा में पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्द्र पर्णपाती वन है, कौन सा शुष्क पर्णपाती वन का वृक्ष है, उसके दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। वैसे इससे प्रश्न बनने की संभावना वीडियो परीक्षा में बहुत कम है, ठीक है। ये RFO, ACF इन सब परीक्षाओं में ज्यादा पूछा जा सकता है। अब उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में कटीली झाड़ियां वाले उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें भी झाड़ियों के नाम दे रखे हैं, तो इन झाड़ियों के बारे में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको याद क्या रखना है कि कटीली झाड़ियों का क्षेत्र कहाँ पे है, पूर्व क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, बुंदेलखंड का पठार। तो बुंदेलखंड का जो पठारी क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र जिसको कहते हैं, दक्षिणी क्षेत्र उत्तर प्रदेश का, वहां पे कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। ये है महत्वपूर्ण संदर्भ, महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। अब वनों से संबंधित प्रमुख कार्यक्रम और योजनाएं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सामाजिक वानिकी योजना कब स्टार्ट की गई थी, तो आपको याद रखना है 1979 में स्टार्ट की गई थी। सामाजिक वानिकी योजना, सामाजिक वानिकी योजना कब स्टार्ट की गई थी, 1979। उत्तर प्रदेश PCS 2023 की परीक्षा हुई तो यूपी स्पेशल का जो पेपर था ना, उस यूपी स्पेशल के परीक्षा में सामाजिक वानिकी से प्रश्न आया हुआ था। तो ये सोच लीजिए कि कितना महत्वपूर्ण है ये सामाजिक वानिकी कार्यक्रम। अब देखिए यहाँ का प्रदेश का पहला ग्राम वन, आप करंट की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बेलहत्थी गांव, बेलहत्थी ग्राम सोनभद्र का है। सोनभद्र के बारे में मैंने आपको बता दिया, सोनभद्र बेलहत्थी ग्राम वहां पे पड़ता है। तो ये उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन है। पहला ग्राम वन उत्तर प्रदेश का कौन सा है, सोनभद्र का बेलहत्थी ग्राम जो है ये उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई थी, तो 1988 में कानपुर में उत्तर प्रदेश में वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश वन महोत्सव मनाना कब से स्टार्ट किया गया, तो वन महोत्सव 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1952 में हुई थी। 1952 में इसकी शुरुआत हुई, 1 से 7 जुलाई के मध्य मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव, ठीक है। वन महोत्सव के बारे में आपने जान लिया। हरित आवरण जो है, अब अभी तो आपने देखा, मैंने बताया ना कि टोटल उत्तर प्रदेश में लगभग 9% वृक्षावरण और वनावरण दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग 9% के आसपास पाए जाते हैं। इसको बढ़ा के 15% करने का उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। कब तक, तो 15% बढ़ा के 2026-27 तक इसको बढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में हरित आवरण जो है इसको बढ़ाने का 2026-27 तक बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य है। वनों पर आधारित उत्तर प्रदेश के प्रमुख कुछ केंद्र हैं, कुछ प्रमुख केंद्र हैं वनों पर आधारित। वो कौन कौन से हैं, जैसे बेत, फर्नीचर, कत्था, माचिस, प्लाईवुड, ठीक है। ये सब कहाँ पे, बरेली, नजीबाबाद और ज्वालापुर में। ये सब जो क्षेत्र है कि बेत उद्योग, फर्नीचर उद्योग, कत्था उद्योग, माचिस उद्योग, प्लाईवुड उद्योग, ये सब कहाँ पे ज्यादातर अवस्थित है, बरेली, नजीबाबाद, ज्वालापुर में अवस्थित है। ये वनों से संबंधित महत्वपूर्ण उद्योग है। कागज का प्रमुख केंद्र, अब कागज जैसे वन है तो वनों को जब काटा जाता है, पेड़ों को काटा जाता है तो कागज, पेड़ों को काट के कागज बनाया जाता है। तो कागज का प्रमुख केंद्र कौन सा है, सहारनपुर है। बीड़ी, चीनी मिट्टी के खिलौने मिर्जापुर, झांसी, सहारनपुर में बनाए। लकड़ी के खिलौने कहाँ बनाए जाते हैं, सोनभद्र और वाराणसी में। ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत, और साथ साथ जो क्षेत्रीय शिल्प होते हैं उनकी दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। अगर जो पूछा जाए कि लकड़ी के खिलौने कहाँ बनाए जाते हैं, अब उसमें 3-4 ऑप्शन दे दे कि अलीगढ़, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद या सोनभद्र, तो आप उसमें टिक क्या करेंगे, लकड़ी के खिलौने सोनभद्र में बनाए जाते हैं। बीड़ी, चीनी मिट्टी के खिलौने मिर्जापुर, झांसी, ठीक है, इत्यादि क्षेत्रों में बनाए जाते हैं।
अब उत्तर प्रदेश के वन के बारे में हमने देख लिया, हमने 2 टॉपिक खत्म कर दिया आज। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश की नदियां, वन्यजीव अभ्यारण्य, जो मतलब अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश की नदियां और वनस्पति। अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के वन्यजीवों के बारे में अब हम यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इस चीज को हम आगे बढ़ाएंगे। देखते हैं कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश के सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरेस्ट स्टैटिस्टिक बुक 2018 के अनुसार उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। 11 वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, 14 पक्षी अभ्यारण्य अवस्थित है और 2 टाइगर रिजर्व। इसमें 2 टाइगर रिजर्व है, तो वह उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व, लेकिन ये 2018 की रिपोर्ट की बात कर रहा है। तो उस टाइम पे 2 टाइगर रिजर्व कौन कौन से? दुधवा के अतिरिक्त 2 टाइगर रिजर्व। दुधवा तो टाइगर रिजर्व था ही, अमानगढ़, पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बात यहाँ पे करी गई है। लेकिन अब क्या हो गया? अब तो 4था टाइगर रिजर्व भी ऐड हो गया है। ठीक है, कौन सा? रानीपुर टाइगर रिजर्व। वो अभी उसके बारे में, चित्रकूट के बारे में, उसको हम आगे बात करेंगे। वर्ष 2022 में रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को भी टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया। देखो सेम चीज आ गया ना। अब यहाँ पे दुधवा के अतिरिक्त 2 टाइगर रिजर्व कौन कौन से? दुधवा टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। उसके बाद में चौथा कौन सा था? रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को भी टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया। ये कहां पे अवस्थित है? ये चित्रकूट में अवस्थित है। अब राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित गंगा डाल्फिन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिले की गंगा नदी में पाई जाती है। अब राष्ट्रीय जलीय जीव के बारे में यदि आप जानते होंगे तो डाल्फिन जो है, डाल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जलीय जीव कहां पाई जाती है? तो सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में पाई जाती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में हाथी, तराई एवं शिवालिक के गिरिपादों में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश, अब हाथी जो है वो केरल का जो राज्य पशु होता है, केरल का राज्य पशु है, झारखंड का राज्य पशु है, कर्नाटक का राज्य पशु है। साथ साथ में उत्तर प्रदेश में जो हाथी पाया जाता है, हाथी रिजर्व, वो तराई क्षेत्रों में पाया जाता है। तो तराई हाथी रिजर्व, अगर जो परीक्षा में पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कहां हाथी पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्रों में हाथी पाई जाती है, तो तराई क्षेत्रों में। उसका नाम ही तराई हाथी रिजर्व है। ठीक है। तो तराई क्षेत्रों और शिवालिक की गिरिपाद का मतलब होता है जो पहाड़ है, पहाड़, गिरी का मतलब पहाड़ और पाद का मतलब होता है उसके पैर। तो उसका जो निचला हिस्सा है, तराई का हिस्सा, भाबर तराई का हिस्सा, वहां पे हाथी पाए जाते हैं। प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार जो है वो कौन सा है? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। ये यूपीपीसीएस 2023 की परीक्षा में सवाल पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन, सबसे पुराना वन्यजीव जो विहार है वो कौन सा है? तो वो चंद्रप्रभा है। चंद्रप्रभा कहां? चंद्र से चंदौली, याद रखना, चंद्र से चंदौली, तो चंदौली में अवस्थित है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? मैंने पहले ही बता दिया कि उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान, कितने टाइगर रिजर्व, ये सब अवस्थित है। तो एकमात्र उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व मतलब राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। पहले जिम कॉर्बेट भी था, लेकिन जब उत्तराखंड 13 जिलों को लेके अलग हुआ तो उसके बाद में जिम कॉर्बेट चला गया उधर। अब जिम कॉर्बेट का हिस्सा था अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व जो था वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का ही एक हिस्सा था। अब हुआ क्या, जब वो अलग हो गया तो अमानगढ़ जो था वो उत्तर प्रदेश में ही रह गया, बिजनौर मुजफ्फरनगर के क्षेत्र में, मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में। अब यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख वन्यजीव विहार के बारे में लिखा हुआ है। वन्यजीव विहार, उनकी स्थापना, कौन सा जनपद और उनका क्षेत्रफल कितना है, उसका क्षेत्रफल कितना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्षेत्रफल से ज्यादा मतलब नहीं है। हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण, हमारी परीक्षा में, वीडियो वीपीडीओ की परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट क्या होगा? सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट ये होगा कि कौन सा पक्षी विहार है, किस जिले में अवस्थित है और स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना का वर्ष अगर जो आप देखें तो स्थापना का वर्ष भी हमारे लिए उतना बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो जाता है। ये चीज, ये टेबल जो है, ये टेबल आपके किताब में बनी हुई है एज इट इज, ये आपकी किताब से ही ली गई है, लेकिन यहाँ पे समझाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि कौन सा कहाँ पे अवस्थित है। इस दृष्टि से इस टेबल को यहाँ लगाया गया है। तो नवाबगंज पक्षी विहार, जिसे चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार भी कहते हैं, ये कहाँ है? नवाबगंज, उन्नाव। याद रखना, उन्नाव के नवाब। तो उन्नाव के नवाब, ऐसे ट्रिक से आप याद रखो। कोई भी ट्रिक आप अपने मन से बना सकते हो जिससे आप फैक्ट याद रहे। फैक्ट को याद करने की आवश्यकता होती है कि एक बार फैक्ट याद हो गया तो आप कभी नहीं भूलोगे। तो याद रखना कि चंद्रशेखर आजाद, जिसे नवाबगंज पक्षी विहार भी कहते हैं, कहाँ पे अवस्थित है? उन्नाव में अवस्थित है। समस्तपुर वन्यजीव विहार
रायबरेली में अवस्थित है। लाख बहोसी वन्यजीव विहार कहां पे अवस्थित है? कन्नौज। लाख बहोसी। अब जैसे इत्र है, इत्र को सूंघ के आप वो हो जाते, बेहोश हो जाते। इत्र को आपने सूंघा तो आप बेहोश हो गए। तो याद रखना कि बेहोश कन्नौज। इत्र कहां फेमस है? कन्नौज का। तो लाख बेहोसी पक्षी वन्यजीव विहार कन्नौज में अवस्थित है। ओखला, नोएडा का नाम नवीन ओखला, आपने सुना होगा ना। तो ओखला कहां पे अवस्थित है? ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में। बखीरा संत कबीर नगर। सांडी, अभी मैंने पहले ही बताया, सांडी ये रामसर स्थल भी है। सांडी वन्यजीव पक्षी वन्यजीव विहार ये हरदोई में अवस्थित है। भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्यजीव विहार प्रतापगढ़ में अवस्थित है। शेखा झील वन्यजीव विहार अलीगढ़ में अवस्थित है। समन, मैंने बताया ना, समन से मन, मन से मैनपुरी, समन मैनपुरी। जयप्रकाश नारायण, इसको सुरहाताल पक्षी। अब ये सुरहाताल महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये एक बार पूछा गया है, शायद ये पूछा गया था लेखपाल की परीक्षा में जो 2015 में हुई थी, उसमें भी पूछा गया था। पुलिस की परीक्षा, यूपी पुलिस, यूपीएसआई की परीक्षा में पूछा गया। एसएससी पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है। यूपी पीसीएस की परीक्षा पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है सुरहाताल के बारे में। तो सुरहाताल कहां पे अवस्थित है? बलिया में अवस्थित है। सुर सरोवर आगरा इटावा, सुर सरोवर कहां पे स्थित है? ये सुर सरोवर भी आपका आर्द्रभूमि क्षेत्र है। कहां पे स्थित है? आगरा में स्थित है। इटावा और आगरा के, मतलब आगरा और इटावा के क्षेत्र में फैला हुआ है सुर सरोवर पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य। पार्वती अर्गा, अब पार्वती अर्गा पक्षी वन्य विहार जो है ये भी आर्द्रभूमि क्षेत्र है। ये भी आर्द्रभूमि क्षेत्र है। कहां पे अवस्थित है? गोंडा में अवस्थित है। ठीक है। विजय सागर पक्षी विहार महोबा में अवस्थित है। कहां पे? विजय सागर पक्षी विहार महोबा में। और पटना पक्षी विहार, पटना पक्षी विहार, पटना नाम आया तो आप बिहार में सोचिएगा। पटना पक्षी वन्यजीव विहार एटा में स्थित है। अगर जो परीक्षा में पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं, उसमें ऐसा कोई ऑप्शन दे रखे कि कलेसर, मान लीजिए कलेसर दे रखा है, सबन दे रखा है, सुर सरोवर दे रखा और पटना दे रखा, तो पटना सोच के आप सोचे कि नहीं नहीं पटना वाला तो बिहार में होगा, तो ऐसा नहीं है। पटना पक्षी वन्यजीव विहार जो है वो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में पटना पक्षी विहार है। जो कलेसर है वो हरियाणा में अवस्थित है। ठीक। अक्टूबर 2022 में रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो जिला चित्रकूट, मैंने आपको बताया ना कि जो रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है इसको उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया। 3 टाइगर रिजर्व इसके पहले थे। कौन कौन से? तो दुधवा टाइगर रिजर्व हो गया, पीलीभीत टाइगर रिजर्व हो गया, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व हो गया, और चौथा था आपका रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो चित्रकूट जिले में पड़ता था। ठीक है। अमानगढ़ को बफर से, मतलब जो बाघ अभ्यारण्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है। उत्तर प्रदेश में 3 मान्यता प्राप्त बृहद श्रेणी के चिड़ियाघर है। कौन कौन से चिड़ियाघर? महत्वपूर्ण जो सबसे है लखनऊ का चिड़ियाघर, आप लोगों ने हमेशा सुना होगा लखनऊ का चिड़ियाघर बड़ा महत्वपूर्ण है। तो उसका नाम क्या है? नाम याद रखना, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान या जूलॉजिकल गार्डन लखनऊ, नवाब वाजिद अली शाह के नाम पर है। ठीक है। कानपुर का राष्ट्रीय उद्यान, कानपुर प्राणी उद्यान उसका नाम है, कानपुर चिड़ियाघर। ठीक है। और शहीद अशफाक उल्ला खान चिड़ियाघर गोरखपुर, गोरखपुर में अवस्थित है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है। यहीं पर अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान अवस्थित है। ठीक। इसके बाद में अब आपको याद रखना है कि इटावा में एशियाई शेर प्रजनन केंद्र एवं लायन सफारी पार्क विकसित किया जा रहा है। लायन सफारी पार्क कहां पे स्थित है? तो इटावा में। याद रखना, परीक्षा में पूछा गया है कि लायन सफारी पार्क कहां पे स्थित है? इटावा में स्थित है। आपने जान लिया 3 राष्ट्रीय जो, मतलब 3 जो प्राणी उद्यान है, प्राणी उद्यान मतलब चिड़ियाघर कौन कौन से हैं? लखनऊ, ठीक है, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कानपुर का, ठीक, कानपुर में कानपुर प्राणी उद्यान, और अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान गोरखपुर में। ठीक है। लायन सफारी कहां पे स्थित है? लायन सफारी एवं एशियाई शेर प्रजनन केंद्र इटावा में स्थित है। इनके बारे में आपने जान लिया। कुकरेल वन्य क्षेत्र जो है, यहाँ पे नाइट सफारी और प्राणी उद्यान की स्थापना को स्वीकृति दे दी गई है। अगस्त 2022 में करंट का सवाल है कि कुकरेल वन्य जीव, ठीक, कुकरेल वन्य क्षेत्र कहाँ पे अवस्थित है? कुकरेल वन्य क्षेत्र लखनऊ में अवस्थित है। लखनऊ में कुकरेल वन्य क्षेत्र अवस्थित है। यहाँ पे नाइट सफारी पार्क की स्थापना और वन्य जीव प्राणी, मतलब प्राणी उद्यान चिड़ियाघर की स्थापना का मंजूरी दे दिया गया है। राष्ट्रीय पक्षी मोर संरक्षण के लिए मथुरा, ठीक है, मथुरा के वृंदावन में मयूर संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। महत्वपूर्ण है, मयूर संरक्षण केंद्र की बात जो है ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण कहाँ पे, मयूर संरक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ पे की गई है? मथुरा में की गई, मथुरा के वृंदावन में। मगरमच्छ एवं घड़ियालों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घड़ियाल प्रजनन एवं पुनर्वास योजना चलाई जा रही है। ठीक है।
कौन सा? घड़ियाल प्रजनन और पुनर्वास योजना निम्नलिखित में से किस प्रदेश सरकार की है? 4 ऑप्शन दे दे, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या दिल्ली। तो आपको टिक करना होगा कि ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। क्या? घड़ियाल प्रजनन और पुनर्वास योजना। घड़ियाल प्रजनन और पुनर्वास योजना किस प्रदेश सरकार की योजना है? तो उत्तर प्रदेश सरकार की योजना। किस लिए? मगरमच्छ और घड़ियालों के संरक्षण के लिए। ठीक है। गंगा नदी प्रदूषण निवारण के लिए कछुओं के विस्तार से संबंधित कछुआ पुनर्वास योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन कौन सी योजना है? एक तो घड़ियाल प्रजनन पुनर्वास योजना, दूसरी है कछुआ संरक्षण एवं पुनर्वास योजना चलाई जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है। आज हम लोगों ने 3 टॉपिक को देख लिया। 3 टॉपिक आज हमारे कंप्लीट हुए। अब तक हमारे टोटल 6 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। कौन कौन से 6 टॉपिक? पहला, भौतिक संरचना, उत्तर प्रदेश की जो है भौतिक जो क्षेत्र है उनके बारे में, भौतिक विभाजन उनके बारे में हमने जान लिया। साथ साथ में नदियों के बारे में जान लिया है, वन्य जीव के बारे में जान लिया है, मिट्टी के बारे में, जलवायु के बारे में और उत्तर प्रदेश की वनस्पति के बारे में हमने जान लिया है। जनजातियां, कला क्षेत्र और लोक कलाएं, उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है, जनसंख्या जो जनगणना है इसके बारे में, उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर के बारे में और उत्तर प्रदेश का एक रैपिड रिवीजन जो है, इन सब की क्लासेस अभी हमारी बची हुई हैं। आज ये हमारा दूसरा क्लास था। धीरे धीरे ये क्लासेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगी। आज का हमारा क्लास यहीं पे खत्म होता है। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपका दिन शुभ हो। साथ साथ में हमारी किताब जो हमारी संस्था के द्वारा वीडियो वीपीडीओ के लिए जो किताब छपी है उसको और इस वीडियो लेक्चर को दोनों के एक साथ मिला के आप पढ़ेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने पीक पर रहेगा। परीक्षा में आप उत्तरोत्तर प्रगति करते रहेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।